श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। स्टोरी नेम इज डेविल मेरा प्यार and this story is begin from chapter 23 to 24 and guys don't forget to share your reviews and put on your earphones before starting the video for better experience। तो चलिए शुरू करते हैं। दुआ की बातें सुनकर शौर्य सोचने लगा। उसने सोचते हुए खुद से कहा, दुआ को मेरी परवाह है। यह एहसास ही शौर्य को खुशी से भर रहे थे। सॉरी सर। दुआ की आवाज सुनकर शौर्य अपने सेंस में आया और दुआ को देखते हुए बोला, तुम जाओ। शौर्य के कहने पर दुआ चली गई। शौर्य उठा और उसी पेंटिंग के सामने आकर खड़ा हो गया। बटन प्रेस करते ही वो पेंटिंग दुआ की तस्वीर में बदल गई। शौर्य दुआ के चेहरे पर हाथ फेरते हुए मुस्कुरा रहा था। उसके हाथ कभी दुआ के गालों को छूते तो कभी उसके होठों को तो कभी उसकी कंजी आंखों पर आकर घूमने लगते। दुआ का वो मुस्कुराता हुआ चेहरा शौर्य के सीने में जैसे छप सा गया था। राज बिना नॉक किए ही शौर्य के कैबिन में आते हुए बोला, कनिष्का बहुत गुस्से में है। उसने शूट करवाने से मना कर दिया है। उसका पैकअप कर दे। वो मुझे मेरे ऑफिस में दिखनी भी नहीं चाहिए। शौर्य ने बिना किसी एक्सप्रेशन के दो टूक राज को जवाब दिया। राज ने चौंकते हुए कहा, पर क्यों? शौर्य वापस अपनी जगह बैठते हुए बोला, उसने दुआ को सू करने की धमकी दी है। चाहूं तो एक झटके में उसे आसमान से जमीन पर ला सकता हूं, पर उसे छोड़ रहा हूं। क्या ये उसके लिए काफी नहीं है? राज ने समझाते हुए कहा। पर यार। राज को बीच में रोकते हुए शौर्य ने कहा, तुझे पता है अगर दुआ सही टाइम पर नहीं आती तो क्या हो जाता? बोलते हुए शौर्य ने राज को सब बता दिया। राज ने हैरानी से कहा, व्हाट? कनिष्का ये सब करने वाली थी तेरे साथ? बोलते हुए राज ने मन ही मन खुद से कहा, बेवकूफ लड़की। दुआ ने बचा लिया आज तुम्हें, वरना शौर्य के साथ ये सब करने के बाद तुम्हारे साथ क्या होता तुम सोच भी नहीं सकती थी। तू ठीक कह रहा है, मैं आज ही कनिष्का को आउट करता हूँ एसएसआर कॉर्पोरेशन से, राज ने कहा और चला गया। तो वही शौर्य ने खुद से ही कहा, तुम्हें इतनी आसानी से जाने दे रहा हूँ कनिष्का, इसकी सिर्फ एक ही वजह है दुआ। तुम्हारी इस घटिया प्लान की वजह से मुझे ये पता चल गया दुआ मेरी केयर करती है। अगला दिन एसएसआर कॉर्पोरेशन में दुआ जल्दी जल्दी अपना काम खत्म कर रही थी और उसकी नजरें रह रहकर घड़ी पर जा रही थी। 12 बज गए। दुआ कैसे भी काम खत्म कर और शौर्य सर से बात करके घर के लिए निकल। खुद से ही बात करती दुआ ने जल्दी काम खत्म करने के चक्कर में चीजें इधर उधर बिखर कर अपने काम को और बढ़ा लिया था। ओ गॉड दुआ, तुम एक भी काम सही नहीं कर सकती। सही कहते हैं, सब काम खत्म करने के चक्कर में तुमने अपना काम और बढ़ा लिया। बोलते हुए दुआ ने फैलाए हुए सामान को समेटा और फाइलों को लेकर शौर्य के कैबिन में चली गई। शौर्य ने उन सभी फाइलों को कंप्लीट देखकर कहा, गुड जॉब दुआ। दुआ ये सुनकर खुश हो गई। दुआ ने थोड़ा झिझकते हुए कहा, सर क्या हम जा सकते हैं? हाँ, लंच का टाइम हो गया है, तुम जा सकती हो। शौर्य ने टाइम देखते हुए कहा, सर लंच के लिए नहीं, हमें घर जाना है। दुआ ने नर्वसनेस में कहा, घर क्यों जाना है तुम्हें? एनी प्रॉब्लम? सब ठीक है ना? शौर्य ने पूछा। सर सब ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो आज हमारे अब्बू अम्मी की शादी की सालगिरह है। दुआ की बातों पर शौर्य ने कहा, ओके तुम जाओ, मेरी तरफ से भी विश कर देना। थैंक यू सर, दुआ ने स्माइल करते हुए कहा और चली गई। दुआ जैसे ही अपने घर पहुंची तो देखा डेकोरेशन वाले गार्डन को डेकोरेट कर रहे थे। अच्छा हुआ दुआ, कल तुमने ऑफिस आने के बाद सब बुक्ड कर दिया। अब शाम तक सब हो जाएगा, बस कैटरिंग वाले को एक बार और कॉल करना है। खुद से बातें करती दुआ चली जा रही थी कि तभी स्लीपर के टूटने से दुआ गिरने लगी। वो गिर पाती उससे पहले ही किसी ने दुआ को कमर से पकड़ थाम लिया। दुआ ने गिरने के डर से अपनी आंखें बंद कर ली। दुआ ने बंद आंखों को खोला तो सामने एक हैंडसम चेहरा था, जिसे देखकर दुआ के होठों पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। तुम? दुआ ने चौंकते हुए कहा। हाँ हम, अरमान ने कहा। तुम तो नहीं आने वाले थे ना? दुआ ने पूछा। तुम बुलाओ और हम न आए, तुम्हें सरप्राइज करने के लिए झूठ कहा था। अगर सच बता देता तो ये सरप्राइजिंग चेहरा कैसे देखता तुम्हारा? अरमान तुम्हारी आदत नहीं गई हमें परेशान करने की? तुम्हारी आदत भी तो नहीं बदली, अभी भी खुद का ध्यान नहीं रखती हो। अगर हम टाइम पर नहीं आते तो अभी आप नीचे गिरी होती, अरमान ने जवाब देते हुए कहा। अरमान साजिद और नजमा का इकलौता बेटा था और दुआ के बचपन का दोस्त। वो उसके हम उम्र का नहीं था, पर फिर भी दोनों में गहरी दोस्ती थी। दोनों बातें करते हुए अंदर चले गए।
शाम ढली और रात आ गई। रंगी बिरंगी लाइटों से गार्डन जगमगा रहा था। सारे गेस्ट आ गए थे। दुआ अपने रूम में तैयार हो रही थी। दुआ ने आज ब्लैक कॉलर का गोल्डन प्रिंट वाला शरारा पहना था। आंखों में हल्का काजल और कानों में लाइट वेट के झुमके पहने थे। दुआ इतने से में ही बहुत खूबसूरत लग रही थी। दुआ खूबसूरती उसकी सादगी से ही थी। दुपट्टे को सलीके से डालते हुए दुआ रूम से निकली और निकलते ही किसी से टकरा गई। अरे तुम कितना टकराती हो, बोलते हुए अरमान के वर्ड्स उसके मुंह में ही रह गए। ब्यूटीफुल, अरमान ने दुआ को देखते हुए धीरे से कहा। अरमान दुआ के ऐसे बार बार नाम लेने पर अरमान अपने सेंस में आया। हाँ बोलो, अरमान ने सकपकाते हुए कहा। बोलो नहीं, छोड़ो हमें, दुआ ने कहा। दुआ के कहने पर अरमान ने उसे ठीक से खड़ा कर दिया। थैंक यू, एक बार फिर तुमने हमें गिरने से बचा लिया, दुआ ने कहा और जाने लगी। तुम एक बार हाँ कह दो, जिंदगी भर तुम्हें ऐसे ही संभालता रहूंगा। अरमान ने ये इतनी धीरे से कहा कि सिर्फ वो ही सुन पाया। कुछ कहा तुमने, दुआ ने पीछे पलटते हुए कहा। नहीं, वो बस में ऐसे ही बोलते हुए अरमान दुआ के साथ गार्डन में आ गया। मन्नत, असद, नजमा और साजिद चारों की नज़र साथ में आ रहे दुआ और अरमान पर गई। वो सभी दोनों को मुस्कुराते हुए देखने लगे। असद और मन्नत ने केक कट किया और सबने ताली बजा दी। दुआ और आरव दोनों ने एक साथ गिफ्ट बॉक्स के साथ एक लिफाफा असद और मन्नत की तरफ बढ़ा दिया। असद और मन्नत दोनों ने एक साथ कहा, ये सब क्या है बेटा, आपको ये हमें देने की जरूरत नहीं थी। अब्बू अम्मी, ये हमारी और आरव की तरफ से एक छोटा सा तोहफा आप दोनों के लिए, दुआ बहुत प्यार से कहा। हाँ अब्बू, एक बार आप इसे खोलकर तो देखें, आरव ने जल्दी से कहा। आरव की बातों पर सभी हंसने लगे। असद ने लिफाफ खोला और उसमें रखे पेपर को बाहर निकाल कर देखने लगा। असद अभी उन पेपर्स को देख ही रहे थे, तभी आरव ने फिर से कहा, कैसा लगा अब्बू आपको ये हमारा छोटा सा तोहफा। देख रही हो मन्नत, अब हमारे दोनों बच्चे बड़े हो गए हैं, हमारे लिए मनाली का टूर प्लान किया है दोनों ने, असद ने गर्व से कहा। मन्नत ने आगे बढ़कर दोनों के सर पर प्यार से हाथ फेरा। देर रात पार्टी खत्म हुई और सब सोने चले गए। दुआ अपने रूम थी और सोने ही जा रही थी कि तभी आरव उसके रूम में आया। आरव बिना कुछ बोले चादर और पिलो उठाकर जाने लगा। तभी दुआ ने उसे रोकते हुए पूछा, कहाँ जा रहे हो तुम? सोना नहीं है तुम्हें? मैं जा रहा हूँ अरमान भाई के साथ गेस्ट रूम में सोने। नहीं सोना मुझे, यहाँ जहाँ भूत आते हैं सोने, आरव ने कल रात की बातों को याद करते हुए कहा। तुम हमें डराने की कोशिश कर रहे हो पर हमें नहीं लगता डर, तो ऐसी बेकार की कोशिश ना ही करो तो अच्छा है, दुआ ने मुंह बनाते हुए कहा। डरा नहीं रहा हूँ, सच है ये, और देखना आज रात भी पक्का वो भूत आएगा। आरव ने अपनी बात कहीं और चला गया। कुछ भी दुआ बोलते हुए बेड पर आ गई। लाइट ऑफ कर दुआ सो गई। करीब 1 घंटे बाद शौर्य बालकनी से दुआ के रूम में एंटर हुआ। आज दुआ जल्दी घर आ गई थी। दुआ को एक नज़र देखने के लिए शौर्य फिर से उसके घर तक आ गया। चांद की रोशनी दुआ के चेहरे पर पड़ रही थी। चांद की रोशनी में दुआ की स्किन साइन कर रही थी। ये चांद सा चेहरा, ये चांद सी शक्शिकत और तुम्हारा ये पाक वजूद सब मेरा है दुआ, यू आर ओनली माइन दुआ। शौर्य ने होठों को तिरछा कर डेविल स्माइल करते हुए दुआ को देखते हुए कहा। शौर्य काउच पर बैठ गया और उसने अपने दोनों पैर टेबल पर रख दिए। वो सिगरेट के कस लेते हुए सोती हुई दुआ को प्यार से देख रहा था। कुछ तो है इस चेहरे में, जितना देखता हूँ उतना ही अपनी तरफ खींचता है ये मुझे, शौर्य ने दुआ को देखते हुए मन ही मन खुद से कहा। शौर्य सिगरेट खत्म कर उठा और दुआ के बगल आकर लेट गया। आज आरव को दुआ के साथ न देखकर शौर्य खुश था। दुआ के साथ 2 घंटे रहने के बाद शौर्य वापस चला गया। अगली सुबह जब दुआ की आंख खुली तो उसने अपने एक हाथ से बगल वाली जगह को टटोला, वहां कोई नहीं था। दुआ ने आंखें खोलते हुए एक हाथ से अपना सर पकड़ा और धीरे से बोली, हमें ऐसा क्यों लगा कल रात हमारे बगल कोई सो रहा था? दुआ ने डोर देखा, डोर अंदर से लॉक था। डोर तो लॉक है, फिर हमें ऐसा क्यों लगा? आरव को हम छोड़ेंगे नहीं, उसकी बेतुकी बातें सुनकर हमें भी वहम होने लगा है, खुद से कहती हुई दुआ उठकर रेडी होने चली गई। दुआ रेडी होकर नीचे आई तो अरमान ने उसे तैयार देखकर कहा, कहाँ जा रही हो तुम? ऑफिस, दुआ ने जवाब दिया। नहीं तुम कहीं नहीं जाओगी, इतने टाइम बाद मिले हैं, थोड़ा हमारे साथ टाइम स्पेंड करो। अरमान पर हमने लिव नहीं दी, दुआ ने कहा। मैडम आपके फ़ोन में मेल बॉक्स है? अरमान ने पूछा। दुआ के हाँ कहने पर अरमान ने कहा, तो मेल कर दीजिए। अरमान के साथ सभी ने दुआ से छुट्टी लेने के लिए कहा। सबकी बात मानकर दुआ ने राज को मेल कर दिया कि आज वो ऑफिस नहीं आएगी।
शौर्य अपने कैबिन में था। उसकी नजर रह रहकर बार बार घड़ी की तरफ जा रही थी। दुआ आज से पहले तो कभी लेट नहीं हुई, फिर उसे आज इतनी देर क्यों लग रही है आने में? क्या वो ट्रैफिक में फंसी है? ऐसे ना जाने कितने सवाल शौर्य खुद से ही कर रहा था। राज बिना नॉक किए ही अंदर आया और शौर्य के बोलने से पहले राज ने अपनी बात कहना शुरू की। दुआ आज नहीं आएगी, वो लिव पर है, उसने मुझे मेल किया है। पर क्यों? शौर्य ने पूछा। ये मुझे कैसे पता होगा यार, कल उसके घर में फंक्शन था, शायद थक गई होगी, राज ने कैजुअली जवाब दिया। राज की बात सुनकर शौर्य के चेहरे पर एक अलग ही एक्सप्रेशन आ गया। वो काम में इस कदर डूबा के शाम हो गई पर उसे पता ही नहीं चला। फोन के रिंग से शौर्य की तंद्रा टूटी। शौर्य ने स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नाम को देखा तो वो इनमे का कॉल था। इनमें राज की तरह ही शौर्य का अच्छा दोस्त था, पर उसका इंटरेस्ट किसी और ही फील्ड में था, इसलिए वो शौर्य के साथ ऑफिस में काम नहीं करता था, बल्कि वो शौर्य को प्रोटेक्ट करता था, उसके सभी दुश्मनों पर नजर रखता था। वो शौर्य के खिलाफ साजिश करने वाले लोगों को सबक सिखाता था। इस ग्रुप के और भी 2 लोग हैं जो आगे चल कर कहानी में आएंगे। शौर्य ने कॉल रिसीव करते ही कहा, क्या पता चला? इनमे ने जवाब में कहा, तेरे अंकल ने वर्मा से हाथ मिला लिया है। ठीक है, तू उन पर नजर रख। ओके, इनमे ने कहा और शौर्य ने कॉल कट कर दिया। शौर्य ने अपनी चेयर से कोट उठाया और उसे पहनते हुए कैबिन से बाहर आया। आज कार राज ड्राइव कर रहा था। इधर दुआ आज पूरे दिन घर पर थी, सबके साथ दुआ ने खूब एंजॉय किया। आइसक्रीम पार्टी करने के लिए दुआ और अरमान सबके लिए आइसक्रीम लेने आइसक्रीम पार्लर आए थे। तो वहीं घर पर नजमा ने थोड़ा झिझकते हुए असद और मन्नत के सामने अपनी बात रखते हुए बोली, कल शाम हम चले जाएंगे। हम नहीं जानते तुम्हें हमारी बात कैसी लगेगी, पर हम अपने मन की बात तुम्हारे सामने इस तरह रख रहे हैं। अगर तुम्हें बुरा लगे तो हम तुमसे पहले ही माफी मांगते हैं। कैसी बातें कर रही हो नजमा, जो कहना है बेझिझक कहो, हमें बुरा क्यों लगेगा? मन्नत ने नाजमा की बातों का जवाब देते हुए कहा। हम तुमसे कुछ मांगना चाहते हैं, नजमा ने कहा। ये घर क्या पराया है? ये भी आपका अपना ही घर है, तुम्हें मांगने की जरूरत नहीं है नजमा, जो लेना है हक से लो। मन्नत की बात पर नजमा ने एक नज़र साजिद को देखा और कहा, हमें दुआ दे दो मन्नत, मैं उसे ईरा की तरह रखूंगी, वादा करती हूँ। नजमा की बातें सुनकर मन्नत और असद एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। इस बार असद ने कहा, आपने सामने से खुद दुआ का रिश्ता मांगा है, पर अभी वो बहुत छोटी है भाभी, मैं कैसे उसे इतनी जल्दी खुद से दूर कर दूं? भाई साहब, माँ बाप के लिए तो कभी उनके बच्चे बड़े होते ही नहीं, हमेशा छोटे ही रहते हैं। पर फिर भी हम कुछ भी कहने से पहले एक बार दुआ की मर्जी जानना हमारे लिए जरूरी है। बेशक आप दुआ से पूछिए, दुआ के हाँ कहने पर ही ये बात आगे बढ़ेगी, नजमा ने असद की बातों का जवाब देते हुए कहा। फिर अपनी बात को जारी रखते हुए आगे कहा, हम तो अरमान के मन की बात जानते हैं, दुआ अरमान को बहुत पसंद है, और अगर आप लोगों को ये जल्दी लग रहा है तो हम अभी सगाई कर लेते हैं और शादी कुछ सालों बाद कर लेंगे। नजमा की बात सुनकर मन्नत और असद दोनों को ही समझ नहीं आ रहा था अब वो क्या कहें। दोनों ने बस एक साथ हाँ में सर हिला दिया। सीढ़ियों से उतर रहे हैं आरव ने भी ये सारी बातें सुन ली थी। दूसरी तरफ दुआ और अरमान आइसक्रीम लेने के बाद ट्रैफिक में फंसे थे। राज और शौर्य भी ट्रैफिक में फंसे थे। लंबा ट्रैफिक, लोगों का शोर और गाड़ी की पीपी की आवाज शौर्य को परेशान कर रही थी। वो इतना ज्यादा इरिटेट हो गया कि आंखें बंद कर सीट से टिककर लेट गया। बंद आंखों से उसे सिर्फ दुआ का चेहरा दिखता था। दुआ को याद कर शौर्य होठों को तिरछा कर धीरे से मुस्कुराया। शौर्य के होठों पर हल्की हंसी देखकर राज ने पूछा, दुआ को मिस कर रहा है? राज की बात सुनकर शौर्य ने अपनी आंखें खोली। बिना राज की बातों का जवाब दिए शौर्य विंडो से बाहर देखने लगा। अभी जिन आंखों में दुआ का चेहरा था, अब उनमें गुस्सा दिखने लगा था। चेहरे पर सुकून की जगह तनाव ने ले ली थी। सख्त होठों पर खिले गुलाब मुरझा गए थे। शौर्य अपनी काली भूरी आंखों से कार में बैठी दुआ को देख रहा था, जो किसी लड़के से हंस हंस कर बातें कर रही थी। अपनी आंखों के सामने दुआ को किसी और से इतना खुलकर बात करते देख शौर्य अंदर ही अंदर जलने लगा था, जिसकी एक झलक उसकी आंखों में दिख रही थी। शौर्य के बगल खड़ी कार में दुआ हंस हंस कर अरमान से बातें कर रही थी। दुआ ने अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए कहा, बस अब एक और जोक नहीं अरमान, हम और नहीं हंस सकते, हमारे पेट में दर्द हो रहा है। ठीक है, अब नहीं सुनाऊंगा एक भी जोक, अरमान ने जवाब दिया। दुआ ने सवाल किया, तुम ईरा को क्यों नहीं लाए?
वो भी तुम्हारी ही तरह इंटर्नशिप कर रही है। इंटर्नशिप पूरी होती ही तुमसे मिलने आएगी, अरमान ने जवाब दिया। दुआ बड़े आराम से अरमान से गॉसिप कर रही थी। उसे जरा सा भी नहीं अंदाजा था, दो आंखें उसे ही घूर रही है। ट्रैफिक क्लियर हुआ और सभी गाड़ियां आगे बढ़ी। शौर्य ने कोल्ड वॉइस में कहा, उस कार को फॉलो करो। शौर्य की टोन सुनकर राज की हिम्मत नहीं हुई वो शौर्य से आगे कुछ कह सके। राज चुपचाप उस कार को फॉलो करने लगा। कार दुआ के घर के बाहर रुकी। दुआ कार से जैसे ही निकली, बारिश की एक बूंद ने उसके चेहरे को छुआ। बारिश को महसूस करते ही दुआ ने अपने दोनों हाथ हवा में फैला दिए और आगे बढ़ गई। अरमान दुआ को देखकर बोला, तुम्हें आज भी बारिश पसंद है? दुआ ने बस हाँ में जवाब दिया। दुआ गार्डन में आकर भीगने लगी। दुआ को बारिश में भीगते हुए अब दो लोग देख रहे थे, एक अरमान जो उससे कुछ दूरी पर खड़ा था, दूसरा शौर्य जो अपनी कार में बैठा था और दोनों को घूर रहा था। अब तक राज भी समझ गया था। उसने डरते हुए खुद से कहा, दुआ ये क्या किया तुमने? ये राक्षस अब न तुम्हें छोड़ेगा ना मुझे। राज का मन कर रहा था धरती फटे और उसमें वो समा जाए, क्योंकि अब शौर्य का गुस्सा झेलने की हिम्मत उसमें नहीं थी। आरव भी बारिश देखकर गार्डन में आ गया था। उसका भी आज बारिश में नहाने का मन हो रहा था। उसने अपने सभी दोस्तों को भी बुला लिया था। अब गार्डन में आरव, दुआ, अरमान और कुछ और लोग थे जो बारिश में नहा रहे थे। आरव सभी बच्चों के साथ बारिश में नहाते हुए गुनगुनाने लगा, चाक धूम धूम चाक धूम धूम, घोड़े जैसी चाल हाथी जैसी दुम, ओ सावन राजा कहाँ से आए तुम। सभी बच्चों ने एक साथ गाया। अरमान ने एक हाथ सर पर फेरते हुए आगे गाया, कोई लड़की है जब वो हंसती है, बारिश होती है छनक छनक छूम छूम। अरमान की आवाज सुनकर दुआ ने अपनी आंखें खोली और हैरानी से अरमान को देखा, फिर मुस्कुराकर उसे देखते हुए दुआ गाने लगी, कोई लड़का है जब वो गाता है। आरव और उसके दोस्तों ने बीच के टपकते हुए गाया, चाक धूम धूम चाक धूम धूम। दुआ ने कंटिन्यू करते हुए आगे गाया, अरे कोई लड़का है जब वो गाता है, सावन आता है घुमड़ घुमड़ घूम घूम, चाक धूम धूम चाक धूम धूम। शौर्य कार में बैठा अपनी जलती आंखों से बाहर के नजारे को देख रहा था, जो उसके अंदर की आग की लपटों को और बढ़ा रहे थे। राज तो बस दुआ कर रहा था कैसे भी ये बारिश रुक जाए। उसे डर था कहीं शौर्य की गुस्से की आग से कार ही ब्लास्ट न हो जाए। बादल झुके झुके से हैं, रास्ते रुके रुके से हैं, क्या तेरी मर्जी है मेघा घर हमको जाने ना देगा। आगे है बरसात पीछे है तूफान, मौसम बेईमा कहाँ चले हम तुम, चाक धूम धूम चाक धूम धूम। दुआ और अरमान गाते हुए बच्चों के साथ डांस करने लगे थे। कोई लड़की है जब वो हंसती है, बारिश होती है छनक छनक छूम छूम। अरे कोई लड़का है जब वो गाता है, सावन आता है घुमड़ घुमड़ घूम घूम। कुछ समय बाद शौर्य शॉवर के नीचे खड़ा था और अपने आप को शांत रखने की कोशिश कर रहा था, पर बार बार दुआ का अरमान के साथ डांस करना उसे याद आ रहा था। शॉवर का पानी लगातार शौर्य के जिस्म को भिगो रहा था, पर उसके गुस्से की तपस वो जैसे ठंडा होने नाम ही नहीं ले रही थी। शौर्य के दोनों हाथ वॉशरूम की दीवारों पर टिके थे, उसका सर नीचे झुका था और आंखें बंद थी। बंद आंखों के सामने बार बार वही नजारा आ रहा था, दुआ का घर। दुआ शॉवर लेकर बालों को टॉवल से पोंछते हुए बाथरूम से बाहर आई। आ गई आप, मैं कब से आपका वेट कर रहा था, आरव ने दुआ को देखकर कहा। तुम हमारा इंतजार क्यों कर रहे थे, दुआ ने बालों को सुखाते हुए पूछा। आपको पता है आपका रूम अब मेरा होने वाला है, आरव ने रूम को देखते हुए कहा। अच्छा, और ये तुमसे किसने कहा, दुआ ने पूछा। किसी ने कहा नहीं है, पर हमें पता है कुछ दिनों में ये रूम हमारा हो जाएगा आपके यहाँ से जाने के बाद। और तुम्हें ये किसने कहा कि हम यहाँ से जा रहे, आप बहुत जल्द यहाँ से जाने वाली हो अरमान भाई के घर शादी करके। आरव की बातों पर दुआ एकदम से रुक गई। पीछे पलट कर दुआ ने आरव को घूर कर देखा और गुस्से में कहा, क्या बोले जा रहे हो ये तुम, और ये सब तुमसे किसने कहा। किसी ने कहा नहीं, मैंने खुद ही सुन लिया, आरव ने बोलते हुए दुआ को सारी बात दी। दुआ आरव की पूरी बात सुनकर चौंक गई। उसने मन ही मन खुद से कहा, हम अरमान से शादी कैसे कर सकते हैं, हमने तो भी उन्हें उस नज़र से नहीं देखा, हम तो उन्हें अपना दोस्त मानते हैं। दुआ अभी खुद से कह रही थी कि तभी असद और मन्नत उसके रूम में आ गए। दोनों को अपने सामने देखकर दुआ ने कहा, अब्बू अम्मी आप, हमें आपसे कुछ बात करनी है। दुआ असद ने कहा। जी अब्बू, दुआ ने धीरे से कहा। मन्नत के इशारा करने पर आरव वहां से चला गया। दुआ अब समझ गई दोनों उससे क्या बात करने आए हैं।
असद और मन्नत दोनों काउच पर बैठ गए। दुआ उनके सामने खड़ी थी। असद के कहने पर दुआ भी बैठ गई। नजमा ने तुम्हें हमसे मांगा है। मन्नत ने बहुत ही सलीके से अपनी बात रखी और दुआ को देखने लगी। दुआ पलके झुकाए चुपचाप बैठी थी। मन्नत ने अपनी बात को जारी रखते हुए आगे कहा, तुम्हारे अब्बू ने कहा है सब तुम्हारी मर्जी से होगा। जब तक तुम हाँ नहीं करोगी आगे कोई बात नहीं होगी। मन्नत अपनी बात कहकर चुप हुई तो असद ने कहा, हम आपकी मर्जी जानना चाहते हैं क्योंकि अम्मी को ये रिश्ता बहुत पसंद है। अगर आपको कोई और पसंद है तो आप हमें बता सकती है। हमारी जिंदगी में कोई नहीं है अब्बू, पर हम अभी उस मुकाम पर नहीं पहुंचे जहां आप हमें देखना चाहते हैं। दुआ ने बहुत सलीके अपनी बात असद के सामने रखी। अभी कहानी जारी रहेगी। सो डोंट फॉरगेट टू शेयर योर रिव्यू एंड कमेंट योर बेस्ट पार्ट ऑफ एन स्टोरी। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारी नई कहानी पहले पा सके। एंड इफ यू लाइक माई स्टोरी सो कमेंट्स योर फीलिंग्स विद हार्ट इमोजी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए राधे राधे।